हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स एजुकेशन। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ इंग्लिश पेपर ऑफ इंग्लिश मीडियम जो आज आपका हुआ था, राइट। सो चलिए इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं फटाफट। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1A है, राइट। सो उसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे आंसर लिख दिया है। यू के पहले इन्वर्टेड कॉमा आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, बैच के बाद एक क्वेश्चन मार्क दिया है एंड उसके बाद आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, ही आस्क्ड के बाद आएगा फुल स्टॉप। सो इन दिस वे यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच, ही आस्क्ड। सो ऐसा रहेगा आपका वो आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका प्रोक्लेमेशन से आपको 4 लेटर के 4 वर्ड्स बनाने, राइट। सो इसमें मैंने देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आप कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं, यही लिखना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लेम, क्रॉप, लैटिन एंड क्लैप। सो आप कोई भी वर्ड्स अच्छे जो मीनिंगफुल है वो बना सकते हैं, 4 लेटर्स या ज़्यादा लेटर्स के। ओके, बट 3 लेटर्स के नहीं चलेंगे। अच्छा, अभी जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो है स्पॉट द एरर एंड रिराइट द करेक्ट सेंटेंस। सो अभी देखिए ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर अ चिल्ड्रन, ऐसा है, राइट। सो इसमें जो एरर है वो है टीचर्स के जगह पे टीच आएगा। ओके, यहाँ पे टीचर्स दिया था बराबर, सो मैंने देखिए वहाँ पे कट करके लिखा है टीच, तो ये एरर है उसमें का। अभी आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैंने दिया है, फर्स्ट आएगा आपका इंडिस्प्यूटेबल, सेकेंड आएगा इंक्विसिटिव, थर्ड आएगा इंटरैक्शंस एंड फोर्थ आएगा इन्वेंशन। ओके, अल्फ़ाबेटिकली। अभी आपका जो फिफ्थ है वो है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। सो मैंने यहाँ पे कोई भी वर्ब्स लिए हैं। ओके, सो आप इसमें से मतलब आप कोई भी अलग वर्ब्स ले सकते हैं, पर वो वर्ब्स होने चाहिए, नाउन एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कोई दूसरे वर्ब्स लिए होंगे, आपने दूसरे लिए होंगे, उसका कोई इशू नहीं है, बट वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉल, लाफ, हिट, टीयर एंड रीमेक। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन A2, वो क्या कहता है, प्रिपेयर द वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड म्यूजिक। सो म्यूजिक में मतलब जो भी आपको लगता है जो वर्ड्स उससे रिलेटेड होंगे, कोई भी आप वहाँ पे 4 वर्ड्स लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्सर्ट, पियानिस्ट, तबला, सॉन्ग्स, ठीक है। नाउ अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वॉज नरिश बाय मल्टीपल फेथ्स। तो हमें मल्टीपल फेथ्स से सेंटेंस बिगिन करना है, तो क्या आएगा सेंटेंस, मल्टीपल फेथ्स। ओके, सो डॉक्टर कलाम ओन लाइफ वॉज नरिश बाय मल्टीपल फेथ्स ना, सो मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ। सो आंसर क्या रहेगा, मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग नो सूनर एंड आगे सेंटेंस लिखना है, देन लास्ट में दैन लिख के और जो कंटिन्यूड सेंटेंस है वो लिखना है। सो क्वेश्चन क्या है, एज सून एज वी वेंट टू अ रॉकी बीच वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन। सो क्या आएगा आंसर, नो सूनर एज वी वेंट टू द रॉकी बीच देन वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशियन, ठीक है। आंसर समझा आपको। ओके, अभी नेक्स्ट पेज देखते हैं। सो ये आपका नेक्स्ट पेज है, उस पर फर्स्ट जो है वो है पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। सो अभी कुड आई यूज़ योर कंप्यूटर फॉर सर्विंग नेट, तो इसमें से मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है, कुड। ओके, एंड उसका फंक्शन क्या है, टू आस्क द परमिशन। ओके, टू आस्क द परमिशन। नाउ सेकेंड है नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर इट ऑल केम बैक टू मी। सो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, एंड वो जो टाइप है सबऑर्डिनेट क्लॉज का वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। उसमें से आपको एक ही करना था, अगर आपने एक भी किया है तो करेक्ट होगा आपका, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2A। सो इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। सो ये किसने बोला था, नरेटर ने बोला था, टू हुम, अनिल को बोला था। ओके, सेकेंड कहता है इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। सो ये किसने बोला था, अनिल ने, एंड किसको बोला था, नरेटर को। तो नरेटर को अपर ब्रैकेट में आप हरी सिंह करके ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस पैराग्राफ में उसका जो नाम था वो था हरी सिंह। ओके, सो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कंप्लीट द क्लस्टर डायग्राम। सो अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपको आंसर दे दिया है, इस तरह से आपका आंसर आएगा। अनिल का एज का था 25 था, फिजिकल अपीरियंस टॉल, लीन, फेलो क्वालिटीज़, काइंड, इजी गोइंग एंड सिंपल, ये सब अनिल के बारे में है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे। सो A3 का जो है आपका फर्स्ट जो है फ्लैटरी, सो उसका आंसर रहेगा इनसिंसियर प्रेस, अपीलिंग का अट्रैक्टिव, ठीक है। नाउ A4, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, फ्रेम WH क्वेश्चन। सो इसका आंसर क्या रहेगा कि
आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, तो अ न्यू नेम ये आंसर आना चाहिए ना. सो WH क्वेश्चन का कैसे फॉर्म होगा? वॉट डिड यू टेक एवरी मंथ या फिर वॉट डिड आई टेक एवरी मंथ. तो इस तरह से वो WH क्वेश्चन फॉर्म होगा. ओके, वॉट डिड आई टेक एवरी मंथ या फिर वॉट डिड यू टेक एवरी मंथ. सो ऐसा होगा आपका आंसर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड हैंड, तो अंडरलाइन द डिटर्मिनर. इसमें जो डिटर्मिनर है ये है एन. मोस्टली द जो होता है वो डिटर्मिनर होता है, बट इस एग्जाम्पल में द नहीं है, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनर होगा वो होगा एन. ओके, वो डिटरमाइन कर रहा है, राइट, इसलिए. अभी A5 ये क्वेश्चन क्या है? पर्सनल रिस्पॉन्स है. वाई डू यू थिंक हरी सिंह गेव इज मोस्ट अपीलिंग स्माइल. तो इसका आंसर आप ऐसा लिख सकते हो कि हरी सिंह wanted to prove himself a good person in front of Anil and he wanted to work for Anil so that he could rob him. That's why Hari Singh gave his most appealing smile. तो आप पैसेज में से ये ढूंढ के पर्सनल लेवल पर आप मतलब जैसे आपको फॉर्म करते आएगा आंसर वैसा आपको आंसर लिखना है, बट वो करेक्ट होना चाहिए. ओके, जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं उस हिसाब से अगर होगा आपका आंसर तो वो करेक्ट होगा. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं. द डैश ऑन मॉन्यूमेंट्स इन साइट इनिशिएटेड ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज. सो इसका आंसर रहेगा इंटरनेशनल काउंसिल. ठीक है, फर्स्ट आंसर है इंटरनेशनल काउंसिल. नेक्स्ट देखेंगे. सो नेक्स्ट है द फेमस डैम सिचुएटेड इन इजिप्ट ऑन रिवर नाइल इज डैश. सो उसका आंसर है आसवान हाई डैम. ओके, नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड बिगैन इन द अर्ली डैश सेंचुरी. उसका आंसर है 20th सेंचुरी. नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड $80 million, $40 million ऑफ विच केम फ्रॉम डैश डिफरेंट कंट्रीज. सो 50 डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज. ठीक है, सो पैसेज से कंप्लीट करना है. अभी देखिए इसमें जो फर्स्ट आंसर है उसका क्या है, फिलहाल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन कहता है यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959. तो उसका रीज़न देखिए. उसका रीज़न देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, तो टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स. सो वो उसका रीज़न है, इसलिए यूनेस्को ने वो कैंपेन शुरू किया था 1959 में. सो उसका आंसर होगा टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स. सो नेक्स्ट है अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट. सो इसका रीज़न क्या है देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है इस पैराग्राफ में. टू प्रोटेक्ट द हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइट बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स. सो ये उसका रीज़न रहेगा. ओके, नाउ B3 क्या है? पिक आउट एंड राइट एनी 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज. सो ये जो पूरा पैसेज दिया है इसमें से कोई भी 4 एडजेक्टिव्स ढूंढ के निकालने. इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं. नेचुरल, एक्चुअल, इनिशियल, सिमिलर, ये कुछ एडजेक्टिव्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. आप कोई भी जो एडजेक्टिव है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इस पैसेज में बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, मैंने पढ़े थे. सो आपने अगर इनमें से लिखे हैं तो अच्छा ही है, और अगर आपने दूसरे भी करेक्ट एडजेक्टिव्स लिखे हैं तो और भी अच्छी बात है. ठीक है, बट वो नाउन या वर्ब में मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को. सो आप वो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना कि आपके करेक्ट हैं या नहीं है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डू एज डायरेक्टेड यूनेस्को एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज. तो हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है. तो क्या आएगा आंसर? नॉट ओनली यूनेस्को but also the International Council on Monuments initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. So answer कहाँ पे यूज़ करें हम? वो सी, not only UNESCO but also the International Council. So इस तरह से हमें वो यूज़ करना है, not only and but also, and our sentence will be completed. Next question. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें आइडेंटिफाई करना था ये सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. तो इसका आंसर है कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे एन यूज़ किया है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो एक भी जैसा वर्ड होता है इफ़ वगैरह वैसा कुछ यूज़ नहीं किया है, एन यूज़ किया है, ये है कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट मेजर्स विल यू अडॉप्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट. तो अभी देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर्सनल रिस्पॉन्स है. सो ये हर एक का डिफरेंट हो सकता है आंसर, राइट. तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ. सो फर्स्ट मेजर हम ये ले सकते हैं कि बोर्ड्स इन्फॉर्मिंग टूरिस्ट नॉट टू पल्यूट द सीनिक साइट्स. ओके, देन सेकेंड हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज बाय क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग्स. ओके, देन ऐसे ही हम मेजर्स लिख सकते हैं वहाँ पे, और पर्सनल रिस्पॉन्स है आपका, तो आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3A ये कहता है कि हमें ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करने हैं, राइट.
अभी देखिए, जो फर्स्ट है वो है ट्रू, सेकेंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है एंड फोर्थ ट्रू है। तो इस तरह से आपके आंसर्स आएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट क्रेज डू एनिमल्स नेवर डिस्प्ले एंड वाई। तो आप इसमें ना ऐसा आंसर लिख सकते हैं कि एनिमल्स डू नॉट डिस्प्ले द क्रेज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड अनहैप्पीनेस, ओके, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी ऑलवेज। सो ऐसा पर्सनल रिस्पॉन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पिक आउट द वन एग्जाम्पल ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अभी देखिए, इसमें हमें रिटोरिकल क्वेश्चन ढूंढ के निकालना है, राइट। इसका आंसर है, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो यही है इसमें का रिटोरिकल क्वेश्चन, बहुत ईजी है। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बी क्वेश्चन क्या कहता है कि इस नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम जो निसीम एजिकियल ने लिखी है, उसका आपको अप्रिसिएशन लिखना है। मैं आपको वो एप्रिसिएशन बताती हूँ, अगर आपके वो पॉइंट्स करेक्ट है तो आप चेक कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पे अप्रिसिएशन दिया है, राइट, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम का। तो आपको पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो है आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। ये जो नीचे देखिए पैराग्राफ फॉर्मेट में अप्रिसिएशन लिखा है। तो अगर आपका अप्रिसिएशन इस टाइप में होगा आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जो है इसमें हमें क्या करना है, मतलब अप्रिसिएशन इस प्रकार से ही लिखना है, इसमें कोई मन से लिखने जैसा है नहीं। अगर ऐसा टाइप का अगर आंसर होगा आपका तो आपका आंसर राइट होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अभी बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, जो है नॉन टेक्सचुअल पैसेज। तो इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट द चार्ट ऑन द लाइफ स्टेजेस ऑफ फायरफ्लाइज। तो एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ऐसा इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 रीजंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फायरफ्लाइज। तो मैं आपको इसके रीजंस बताती हूँ। उसका आंसर होएगा, फायरफ्लाइज आर अ की पार्ट ऑफ द फूड वेब, ये फर्स्ट, एंड सेकेंड कि दे आर द प्रेडिटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्ट्स। ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अगर आपने ऐसा लिखा होगा तो आपका करेक्ट होगा। और मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि बस वो 2 रीजंस नहीं है, इस पैसेज में फायरफ्लाइज के बहुत सारे यूसेज है, मतलब यूसेजेस हैं। अगर आपने मतलब फायरफ्लाइज कैरी ऑक्सीजन, कैल्शियम, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ में, अगर आपने वो भी लिखा होगा तो भी आपका आंसर करेक्ट है। दे हैव इवन बीन यूज्ड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। अगर आपने ये भी लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, मेक एंटोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड यूजिंग प्रीफिक्स। फर्स्ट है डिफरेंट, उसका आएगा इनडिफरेंट, एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस, बैक्टीरियल, नॉन बैक्टीरियल, एंड नेचुरल, अननेचुरल। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, डू एज डायरेक्टेड, टू मेनी पीपल कैन डिस्टर्ब एडल्ट एंड लार्वल हैबिटेट, रिराइट यूजिंग एज वेल एज। इसका आंसर क्या आएगा, टू मेनी पीपल कैन डिस्टर्ब एडल्ट एज वेल एज लार्वल हैबिटेट। तो एडल्ट के बाद आपको एंड की जगह पे एज वेल एज लिखना है और फिर लार्वल हैबिटेट। इस तरह से आपने लिखा होगा तो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दीज रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस फोटॉन्स एंड पिक आउट द इन्फिनेटिव। तो आपको पता है इन्फिनेटिव मतलब 2 प्लस वर्ब होता है, तो उसमें से जो इन्फिनेटिव है वो है टू प्रोड्यूस, 2 प्लस वर्ब ना, तो टू प्रोड्यूसेस इन्फिनेटिव। नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर इंसेक्ट दैट टीचेस अस सम वैल्यूज ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है, ये आपने अगर मन से लिखा होगा तो अच्छी बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बटरफ्लाई। तो अगर आपने इस तरह से कोई भी अगर दूसरा इंसेक्ट है, ठीक है, उसका मतलब लिखा होगा तो आपका करेक्ट होगा वो, ठीक है। बट उसमें आपका जो सेंटेंस राइटिंग है, मतलब वो मीनिंगफुल सेंटेंस होने चाहिए, फिर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है वो है समरी राइटिंग। रीड द अबव पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4A। मतलब जो हमने फायरफ्लाइज का पैसेज पढ़ा है ना, उसका हमें यहाँ पे समरी लिखना है। तो मैं आपको एक टाइटल बता देती हूँ। हाँ, उसमें टाइटल लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो टाइटल हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फायरफ्लाइज, या फिर जो भी आपने अगर टाइटल लिखा होगा, सिर्फ फायरफ्लाइज भी लिखा होगा तो ये भी अच्छा टाइटल है। तो आपको टाइटल लिख देना है। और जो समरी है वो आप कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको मतलब समरी का जो फॉर्मेट होता है ये आपको पता ही होता है। मतलब जो जितना पैसेज दिया है, राइट, उसमें से आपको 1/3 जो पार्ट है, मतलब सिर्फ 1/3 मतलब ऊपर का पार्ट लिखना, नीचे का लिखना नहीं लिखना, ऐसा लिखना नहीं है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, वो जो पूरा पैसेज है उसको पढ़ के उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं ना, वो आपको एक समरी बनानी है उसकी पैराग्राफ फॉर्मेट में। एंड वैसा आप समरी राइटिंग कर सकते हैं। आपको फॉर्मेट पता ही होगा समरी का, अगर आपने उस हिसाब से लिखा है तो आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर राइटिंग का।
सो अभी आपको मैं लेटर का फॉर्मेट बता देती हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली ये जो लेटर है ये मतलब सबका अलग अलग हो सकता है, राइट। तो बॉडी ऑफ द लेटर जो होती है, राइट, तो वो सबकी अलग अलग होंगी। तो मैं मतलब उसका आपको नहीं बता सकती ना, क्योंकि मेरा जो मतलब मैं अलग लिख सकती हूँ, आप अलग लिख सकते हो, तो आपको वो क्लियर नहीं होगा। मैं आपको बस लेटर का फॉर्मेट बता देती हूँ, आप देख लीजिए। अगर आपको लेटर का फॉर्मेट भी अगर आपका करेक्ट है तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो आपको मन से ही लिखना है, राइट। सो मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ अभी। सो देखिए, ये फॉर्मल लेटर का ऐसा फॉर्मेट है जिसमें फर्स्टली आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, मतलब पहले जो इसमें एड्रेस दिया है सेंडर का वो लिखना है आपको। फिर टू, जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, जो इसमें सब्जेक्ट दिया है आपके फॉर्मल लेटर में वो सब्जेक्ट लिखना है। और फिर सर करके आपका बॉडी ऑफ द लेटर। फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, जो इसमें नाम दिया है आपका कि यू आर स्पीकिंग एज, वो जो भी आपका नाम है यहाँ पे वो आपको लिख देना है, ठीक है। ये होगा आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अभी हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अभी आप देखिए इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। सो आप बस ये फॉर्मेट देख लीजिए, अगर आपका जो फॉर्मेट है इस तरह से है तो आपका इनफॉर्मल लेटर करेक्ट है, ओके। सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है, राइट। तो इस तरह से अगर आपका फॉर्मेट होगा तो आपका इनफॉर्मल लेटर भी करेक्ट है, फाइन। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन 6 है, वर्बल टू नॉन वर्बल है, ठीक है। सो वर्बल टू नॉन वर्बल का हम ये पहले देख लेंगे आंसर। सो ये है इसका आंसर, आप देख सकते हैं। हैबिटेट टर्टल्स की वाटर है, टॉर्टोइज लैंड है, प्लेसेस फाउंड इन टर्टल्स अफ्रीका अमेरिका, टॉर्टोइज एशिया अफ्रीका एंड अदर इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है। तो इस तरह से आपका होगा तो राइट है। और मैं आपको बता देती एक पॉइंट कि लाइफ स्पैन जो है टर्टल्स का, उसमें से 2 पॉइंट्स लिखे ना, तो इसलिए मैंने उसको 2 कैटेगराइज करके लिखे हैं। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ टर्टल्स 20 to 40, मैक्सिमम 86। और टॉर्टोइज की एवरेज 80 to 150 ईयर्स, मैक्सिमम 188 ईयर्स। सो इस तरह से अगर आपका आंसर होगा तो ये करेक्ट है। अभी ये जो है नेक्स्ट और का क्वेश्चन है, अगर आपने वो नहीं किया होगा तो आपने ये किया होगा, राइट। सो ये क्या है, देखिए, प्रॉब्लम्स फेस बाय टीनेजर्स। सो इसमें फर्स्टली आपको टाइटल लिख देना है, मतलब प्रॉब्लम्स फेस बाय टीनेजर्स ये आपका टाइटल होगा। फिर ये जो सारे पॉइंट्स दिए इसको आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में करके पूरा आंसर लिख देना है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी नहीं यहाँ पे, बिकॉज ये सबका अलग अलग रिस्पॉन्स होगा इस पर, ठीक है, पर्सनल लेवल पर है ये, कुछ अपना मतलब ऐसे क्वेश्चन आंसर टाइप नहीं है, राइट। सो आपको ये मन से लिखना होगा। तो ये अगर आपने सारे पॉइंट्स यूज़ करके लिखा होगा तो आपको उसमें से 5 में से 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट है प्रिपेयर अ स्पीच का है और काउंटर व्यू है। तो मैं आपको दोनों बता देती हूँ। जो फर्स्ट है गिविंग इज़ रिसीविंग। सो ये स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट आपको पता ही होगा। देखिए स्पीच राइटिंग में हम कैसे लिखते हैं, गिविंग इज़ रिसीविंग, पहले आपको टाइटल लिख देना है, फिर उसके बाद लिखना है गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई XYZ want to will be delivering a speech on occasion। ओकेजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे कि आई XYZ would be delivering a speech on the topic giving is receiving। एंड ये जो सारे पॉइंट्स दिए आपको वो आप पूरा इसका पैराग्राफ बना के जो पूरा स्पीच है आप लिख सकते हैं। सो मतलब गिविंग इज़ रिसीविंग, इट मेक्स वंस फील हैप्पी एंड प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड सोशल कनेक्शन। ये डायरेक्टली ऐसे पॉइंट नहीं लिखने हैं आपको, ये पूरा उसको अच्छे से पैराग्राफ फॉर्मेट में अगर आपने 1.5 पेज का लिखा होगा तो 5 में से आपको 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे अगर आपके मीनिंगफुल होंगे तो, ठीक है। सो अभी इसका ये पर्सनल लेवल पे, इसलिए मैं आपको ये सारे आंसर्स नहीं बता सकती ना, ठीक है। अभी हम B2 देखते हैं, ये काउंटर व्यू है। अभी देखिए टॉपिक क्या दिया है, व्यू क्या दिया है, शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज़ नॉट अ रॉन्ग चॉइस। हमें इसका काउंटर व्यू लिखना है। सो हमें क्या लिखना होगा, हमारा टाइटल शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज़ अ करेक्ट, मतलब यहाँ पे नॉट अ रॉन्ग चॉइस लिखा है ना, उसका ऑपोजिट लिखना है आपको। सो इस पे आप ऐसा लिख सकते हो कि शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज़ अ रॉन्ग चॉइस। अगर नॉट अ रॉन्ग चॉइस दिया है तो आपका काउंटर व्यू कैसा स्टार्ट होगा, शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज़ अ रॉन्ग चॉइस। एंड जो भी आपका यहाँ पे पॉइंट्स दिए उस तरह से आप उसको पैराग्राफ बना के पूरा काउंटर व्यू, जो भी पॉइंट्स दिए ना उसका आपको सब अपोजिट लिखना है। काउंटर व्यू मतलब व्यू का पूरा अपोजिट। तो अगर आपने वैसा लिखा होगा तो आपका करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सपांड द थीम, द टाइम टू बी हैप्पी इज़ नाउ, और न्यूज़ रिपोर्ट है। सो अभी थीम तो आपको एक्सपांड करते आएगा, मतलब टाइटल लिख देना है द टाइम टू बी हैप्पी इज़ नाउ, एंड आपको पूरा एक्सपांड कर देना है। आप जितना उस पर लिख सकते हो, आपने उतना लिखा होगा तो आपका राइट होगा। 1.5 पेज लिखा होगा और मीनिंगफुल होगा तो 4 या 4.5 मार्क मिल जाते हैं उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और का न्यूज़ रिपोर्ट का। अभी न्यूज़ रिपोर्ट में आपको मैं बता दूँ, जो बेसिक फॉर्मेट है वो आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए आपका करेक्ट है क्या।
देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में ही जो पेज नंबर 13 है वहाँ पे ऐसा जो क्वेश्चन है लेटर राइटिंग का, जिसमें आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट दिया है, तो यही ऐसा ही फॉर्मेट होता है न्यूज़ रिपोर्ट का, जो आपका टॉपिक के ऊपर लिख देना है, फिर लिखना है बायो, स्टाफ रिपोर्टर और जिसने भी लिखा है वो वैसा लिख देना है। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में 12 अक्टूबर नासिक, यहाँ पे ऐसा लिखा है ना, तो आपका जो भी वहाँ पे डेट है, जो आप यहाँ पे सिटी ले रहे हो, वो आपको लिख देना है, फिर आपका न्यूज़ कंटिन्यू करना है। अगर ऐसा फॉर्मेट होगा तो आपका न्यूज़ रिपोर्ट करेक्ट होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है डेवलपिंग अ स्टोरी नरेटिंग एक्सपीरियंस। तो जो आपको टाइटल मतलब यहाँ पे है ना, आपको पहले टाइटल लिख देना है एंड ये जो फर्स्ट लाइन दी है ना, राजू वॉज थ्रिल्ड टू गेट अ VIP पास फॉर द कॉन्सर्ट ऑफ हिज फेवरेट सिंगर, उसके आगे आपको पूरा स्टोरी लिखना है अपने मन से, ठीक है। तो ये पर्सनल लेवल पे कोई भी अलग अलग स्टोरी बना सकता है, इसलिए मैं आपको ये सर आंसर नहीं बता सकती ना, आप समझ सकते हो। सो बस आपको मैं इतना बता देती हूँ, एक अटूरेबल अगर आपने टाइटल लिखा होगा तो टाइटल लिख देना है, उसके बाद पूरा स्टोरी लिख देना है एंड अगर आपने मॉरल नहीं लिखा है या फिर मॉरल लिखा है तो भी चलेगा, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। मॉरल मतलब लिखा है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। सो ऐसा आप कर सकते हो, स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके और में एक क्वेश्चन है नरेटिंग एक्सपीरियंस, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मतलब और में है नरेट एंड एक्सपीरियंस। सो पहले आपको टाइटल दे देना है एंड पूरा जो स्टोरी मतलब एक्सपीरियंस है वो पूरा नरेट करना है एंड उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है, एंड हेंस आई डिसाइडेड नेवर टू लीव माई होम विदाउट अ मास्क। मतलब आप ऐसा कोई भी जो एक्सपीरियंस ऐसा बना सकते हो मन से, पूरा लिख देना है, बट लास्ट में यही लाइन आनी चाहिए जो यहाँ पे लिखी है ना, लास्ट में यही लाइन आनी चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से आप एक्सपीरियंस नरेट कर सकते हो। ओके गाइज, मैं आपको एक लास्ट चीज़ बता देती हूँ कि हम रेगुलरली सॉल्यूशंस देने वाले हैं आपके जो भी क्वेश्चन पेपर्स है ना उनका। सो मैथ साइंस जो है वो तो आपको पूरा परफेक्टली मिल जाएगा, बट ये कैसे था, इंग्लिश था ना, सो इसलिए मैंने ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसके मैंने बताए नहीं है, बट आपको फॉर्मेट बता दिया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने जो पेपर है आपका इस तरह से लिखा होगा तो आपको पता चल गया होगा आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, तो आप वो भी कमेंट कर देना कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं रेगुलरली बनाना शुरू कर दूँगी ये वीडियोस। मैथ साइंस के तो आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। So yes, let's stop it here and all the best for your exams. Thank you.